हरि सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का शीत युद्ध अध्याय में से शीत युद्ध के चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। शीत युद्ध बेसिकली 1945 से 1991 तक चला, जिसमें विभिन्न चरणों में शीत युद्ध की अभिव्यक्ति हम उसको डिवाइड करके अच्छी तरह से कर सकते हैं। शीत युद्ध का प्रारंभ सोवियत संघ की क्रांति से ही माना जाता है, जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है, जो कि 1917 में सोवियत संघ में संपन्न हुई थी। रूस की क्रांति खूनी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, श्रमिक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। शीत युद्ध के 6 चरण है, जो प्रथम चरण 1917 से 1945 तक, यानी सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक। दूसरा चरण 1945 से 1953 के मध्य का माना जाता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से कोरिया युद्ध की समाप्ति तक माना जाता है। तीसरा चरण 1953 से 1958, यानी कोरिया युद्ध के समाप्ति से 1958 तक का समय इसमें सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ चरण 1959 से 1962, यानी क्यूबा संकट का दौर, ये इसमें प्रमुख है। पांचवा चरण 1963 से 1979 तक का माना जाता है। छठवां चरण 1980 से और 89 के मध्य का काल माना जाता है। सबसे पहले हम शीत युद्ध के प्रथम चरण की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध का आरंभ 1917 में माना जाता है। सोवियत संघ की स्थापना से ही वैचारिक क्रांति के रूप में, वैचारिक संघर्ष के रूप में साम्यवाद और पूंजीवाद आमने सामने इसमें दिखाई देते हैं। रूस की साम्यवादी क्रांति पूंजीवाद के लिए एक धक्का थी। उदारवादी विचारधारा के समक्ष एक संकट आ गया कि स्वतंत्रता के स्थान पर समानता की बात करने वाली क्रांति विश्व में हो चुकी थी और विश्व का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का झुकाव उसकी ओर होने लगा। तभी से पश्चिमी गुट ने सोवियत संघ को अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए एक तरह से आशंकित माना। इसीलिए अमेरिका और पश्चिमी गुट ने सोवियत संघ के मान्यता संबंधी प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह उठाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी नए राष्ट्र के अभ्युदय को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है या अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का नियम भी है, तो उसे सर्वप्रथम विश्व में मान्यता सारे देशों द्वारा दी जानी थी, लेकिन अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता नहीं दी। इसलिए सोवियत संघ और अमेरिका में अविश्वास की खाई यहीं से पैदा होती है। पश्चिमी गुट में ब्रिटेन द्वारा 1924 में सोवियत संघ को मान्यता दी गई और 1933 में जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता दी। इसी प्रकार
प्रथम विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्धकालीन जो घटनाएं हैं वो दोनों महाशक्तियों में अविश्वास और संदेह को बढ़ावा देने वाली साबित हुई है। उनमें कुछ घटनाओं का जिक्र हम यहाँ करेंगे। जबकि शीत युद्ध का जो दूसरा चरण है वो सबसे प्रमुख चरण है, जिसमें 1945 से 53 का समय सम्मिलित किया जाता है। इसमें हमने पिछले वीडियो में फुलटन भाषण के बारे में चर्चा की थी, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर दिया और कहा कि धुरी राष्ट्रों के अंत के बाद विश्व के सामने एक नया प्रकार का खतरा लाल साम्राज्य रेड एम्पीरियलिज्म का बढ़ रहा है, जिसका सीधा संकेत सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव का था, जो विश्व के सामने उसने नया संकट पैदा होना बताया और अमेरिका से अपील की, अमेरिकी संसद से अपील की कि वो इस खतरे के प्रति आगाह रहे और इसका उचित निराकरण करने का जिम्मेदारी एक प्रकार से अमेरिका पर डाल दी, क्योंकि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में कमज़ोर हो चुका था और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसका आकलन महाशक्ति के रूप में न होकर द्वितीय स्थान की शक्तियों के रूप में किया जाने लगा, क्योंकि उसका जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे सिमट रहा था, सिकुड़ रहा था और अमेरिका का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुआ। इसलिए उस पर ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि विश्व के सामने, स्वतंत्र विश्व के सामने साम्राज्यवाद का जो नया रूप है वो सोवियत संघ की तरफ से लाल साम्राज्य के रूप में बढ़ रहा है, जिससे निपटने की जिम्मेदारी यूएसए की है। फुलटन भाषण एक औपचारिक शुरुआत जरूर मानी जाती है। यहीं से सोवियत संघ में पश्चिमी गुट के प्रति अविश्वास लगातार बढ़ता गया। बाद की घटनाओं ने इसे सही सिद्ध भी किया। इसी में द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है, जो युद्धकालीन घटना थी और इसकी परिणति हमें ट्रूमैन सिद्धांत के रूप में मिलती है। ट्रूमैन सिद्धांत फुलटन भाषण का बाय प्रोडक्ट माना जाता है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्च 1947 में दिया था। उसने घोषित किया कि साम्यवाद परिरोधन की नीति अपनाई जाएगी, जिसमें अनुसार दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने का प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वहां यूएसए की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसको रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन सिद्धांत घोषित हुआ, जो आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद परिरोधन की अमेरिकी नीति है। दो अंकों के क्वेश्चन में, ये परीक्षा में प्रश्न भी आता है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, तो उसका 20 से 25 शब्दों में जो आंसर है वो यही है कि 12 मार्च 1947 को घोषित आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद परिरोधन की अमेरिकी नीति। ये शीत युद्ध का राजनीतिक आयाम था। साम्यवाद परिवर्तन की नीति में दूसरा चरण आर्थिक योजना का आता है, जो अमेरिका ने मार्शल योजना के द्वारा प्रकट की। 23 अप्रैल 1947 को यूएसए के विदेश सचिव जॉन मार्शल के द्वारा घोषित साम्यवाद परिवर्तन की नीति, जिसमें पश्चिम यूरोप को साम्यवादी प्रभाव से रोकने के लिए 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता का कार्यक्रम मार्शल योजना में था।
यानी मार्शल योजना में द्वितीय विश्व युद्ध से क्षतिग्रस्त अमेरिकी सहायता क्षतिग्रस्त यूरोप को दी गई, जिससे कि यूरोप में पुनर्निर्माण का कार्य चल सके और साम्यवाद का प्रसार या उसकी जनता का साम्यवाद की तरफ झुकाव कम हो सके। दूसरे चरण में बर्लिन की नाकेबंदी भी आती है, जिसमें सोवियत संघ द्वारा 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करके और बर्लिन को दो भागों में बांट दिया गया। पश्चिम बर्लिन, जिस पर अमेरिकी गुट का अमेरिका के नेतृत्व की सेनाएं थी, और पूर्वी बर्लिन जिसमें सोवियत संघ था। इसी प्रकार 21 सितंबर 1949 को जर्मनी का विभाजन करके संघीय जर्मन गणराज्य बना गया और 7 अक्टूबर 1949 को जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य, जिसमें संघीय जर्मन पर यूएसएसआर का और जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य पर यूएसए का आधिपत्य था। शीत युद्ध का सैनिक आयाम नाटो के रूप में आता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नाटो की स्थापना 1949 में हुई, जिसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों व यूएसए द्वारा सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था शीत युद्ध में की गई। इसमें इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में रखा गया और पश्चिमी गुट के सभी सदस्य देश इसके सदस्य थे, और नाटो का उद्देश्य था कि अमेरिका और उसके समर्थित मित्रों पर किसी प्रकार की सैनिक कार्रवाई का जवाब देने के लिए अमेरिका एक सामरिक संगठन की स्थापना हमेशा करेगा, जो हमेशा साम्यवाद का सैनिक आक्रमण का जवाब देने के लिए सभी संसाधनों से लैस हो। इसी चरण में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1949 में चीन की साम्यवादी क्रांति हुई और अमेरिकी विचारधारा को एक करारा झटका लगा। चीन की सदस्यता को लेकर भी अमेरिका ने वही स्थितियां पैदा की जो सोवियत संघ के संदर्भ में की। अमेरिका ने साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं दी और सुरक्षा परिषद में उसका स्थान ताइवान को दे दिया। फार्मोसा द्वीप में जो उसके समर्थित सरकार थी उसको ही वो वास्तविक चीन मानता रहा, और चीन को सोवियत संघ समर्थक होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता से वंचित होना पड़ा। इसको सोवियत संघ ने अपने को कमज़ोर करने की या साम्यवाद को कमज़ोर करने की नीति के रूप में लिया, और दोनों महाशक्तियों के बीच में मतभेद तीव्र गति से बढ़ता रहा। दोनों पक्षों में यूएनए की सदस्यता पर दोनों पक्षों में तीव्र मतभेद संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखाई देते हैं। शीत युद्ध में सबसे क्रांतिकारी और मील का पत्थर घटना है वो है कोरिया युद्ध, जो 1950 से 1953 तक चला, जिसमें साम्यवाद समर्थक उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया और 1953 के अंत तक आते आते चीनी सेना भी उत्तर कोरिया के साथ आने लगी। इससे महायुद्ध का खतरा जो 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ, तीसरे विश्व युद्ध की द्वार पर दुनिया को खड़ा कर दिया, और दोनों महाशक्तियाँ समझ गई कि उनके आपसी प्रभाव विस्तार की शीत युद्ध की नीति से विश्व में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है।
और ये पहले के दोनों विश्व युद्धों से भयानक विश्व युद्ध होगा, क्योंकि अब एज ऑफ ओवरकिल आ चुकी है, परमाणु हथियारों का युग आ चुका है, जिनका प्रयोग का अर्थ होगा सबकी समाप्ति, एज ऑफ ओवरकिल। इसीलिए कोरिया युद्ध के बाद में शीत युद्ध में ठहराव आने लगता है। इसी क्रम में 1951 में अमेरिका द्वारा जापान से जो शांति संधि की गई, उसे सोवियत संघ ने अपने हितों के लिए, अपने हितों का विरोधी माना। शीत युद्ध का अब तीसरा चरण है, 1953 से 58 का काल माना जाता है। इसकी प्रमुख घटनाएं यूएसएसआर द्वारा आणविक परीक्षण अगस्त 1953 में फिर किया जाता है। हिंद चीन की समस्या है, ये इस काल में लगातार बनी रही है। साथ ही अमेरिका का संवाद की सैनिक किलेबंदी के रूप में सीटों का निर्माण, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में संवाद प्रतिरोधन करना है। इसी के प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट का निर्माण होता है, जो 14 मई 1955 को किया जाता है। 1956 में सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप से दोनों महाशक्तियों में टकराव है, अंतर्राष्ट्रीय वाक युद्ध है, दुष्प्रचार है, वो तीव्र गति से बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे पर साम्राज्यवादी और अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाती हैं। इसी क्रम में आइजनहावर सिद्धांत जून 1957 में आता है। तीसरे चरण में ये महत्वपूर्ण बात है कि मध्य पूर्व में यूएसए साम्राज्य परिरोधन हेतु सैनिक हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र होगा, यानी अरब इजराइल संघर्ष की स्थिति में सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ देगा। आइजनहावर सिद्धांत इसमें अरब इजराइल संघर्ष में प्रमुख रूप से सोवियत संघ के विरोध में खड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार से ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करना, जिससे बाद में उन्होंने कदम वापस ले लिए, अन्यथा ये भी तृतीय विश्व युद्ध की ओर एक कदम था। इसी क्रम में इराकी क्रांति, लेबनान में अमेरिकी फौजें उतारना आदि घटनाएं प्रमुख है, जो शीत युद्ध के 3 चरणों की अभिव्यक्ति है। और शीत युद्ध को में अनेक उतार चढ़ाव घटनाक्रमों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ और अमेरिका के आसपास चक्र काटती हुई दिखाई देती है।